हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और आज से हम लोग पढ़ाई करेंगे। हाँ, और आज मैंने जो विषय लिया है वो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। और शुरू से पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे। और वास्तव में जो ये पर्यावरण विषय है वो CTET, TET और सुपर टेट, इन तीनों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और कोई और दूसरी भी जो हम परीक्षाएं देते हैं उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आप पूरी वीडियो देख लें और आपको लगे कि वास्तव में चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बस, है ना। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही, मैं ये नहीं कह रही कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सेटिस्फाइड हों तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी और पर्यावरण बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है ये, अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि हम प्रकृति के चारों ओर रहते हैं, उसके विषय में जानना चाहते हैं कि क्या है। बस ज़रूरत है कि हम उसे अपने साथ जोड़कर पढ़ते चलें, तो हमें बिल्कुल इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझते चलें और हमें याद हो जाएगा। फिर कोई भी जाए पेपर में हम तुरंत उसको हल कर देंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आप कहीं कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो ऑप्शन देख के भी समझ जाएंगे कि इसका यह आंसर होगा। बस आप टॉपिक वाइज पढ़िए, कोई भी विषय पढ़िए, लेकिन टॉपिक वाइज। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि पारिस्थितिकी कहते किसे हैं। पारिस्थितिकी क्या होता है, जिसमें हम जो जीवों का होता है उनके निवास स्थान में अध्ययन, वो किस निवास स्थान में रहते हैं। जीव यहाँ पे दोनों आएंगे, जंतु और पौधे दोनों। जंतु और पौधे जिस निवास स्थान पर रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वो कैसा वहाँ पर माहौल है, कैसा स्थल है, ये लिखा है। वहाँ का तापमान कैसा है जो उनके लिए अनुकूल है, वहाँ वो रहना पसंद कर रहे हैं। वहाँ प्रकाश कैसा आता है, ये पौधा प्रकाश ज़्यादा पसंद करता है या कम प्रकाश में भी उगता है, या ये जानवर ज़्यादा प्रकाश में, या ये मनुष्य जो भी है, जंतु में हम लोग भी आते हैं, मनुष्य भी, और दूसरे जीवों के साथ इसका व्यवहार कैसा है, कौन इसका जीव जंतु जो है वो शत्रु है, कौन मित्र है, फिर क्या क्या इसके लिए लाभ हैं। ये सब बातें, उसके चारों ओर का जो वातावरण है वो उसके अनुकूल कैसे है, उसमें वो कैसे रह रहा है। जब उस जीव का उस निवास स्थान के साथ हम अध्ययन करते हैं, उस निवास स्थान में उसके अध्ययन करते हैं, तो ये कहलाती है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को हम इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। दोनों ग्रीक शब्द, एक है ओइकोस और एक है लोगस। आइकोस माने होता है घर या निवास स्थान, जहाँ कोई रह रहा है। लोगस माने अध्ययन। जब कोई जीव कहीं रह रहा है उसका अध्ययन करना वो कहलाता है पारिस्थितिकी। जैसे हम कहीं रहे, फिर हमारा चारों ओर का माहौल कैसा है, हमारी मोहल्ला या कॉलोनी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा माहौल है, हमारा घर किस दिशा में है, हम कैसे रहना पसंद करते हैं, किन लोगों के साथ हमारी दुश्मनी है, किन से दोस्ती है, बिल्कुल सेम यह पारिस्थितिकी है। और इसका ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा भी होगा और ये आता भी बहुत है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो हैकेल ने किया था 1886 में। वैसे तो और लोगों ने भी किया था इससे पहले इसका प्रयोग, जैसे कि कोरमोंडी थे, हेनरी डेविड थॉरू थे, इन सब ने, या रिटर थे, ये भी बहुत से लोग थे जिन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन बाद में जब इनका मूल जनक जो माना गया वो हैकेल को ही माना गया। इसलिए अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप आंख बंद करके हैकेल लिख देंगे, है ना। उसके बाद बहुत सी ऐसी इकोलॉजी से संबंधित पुस्तकें हैं जो आ जाती हैं और हम लोग सोचते हैं ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन ये हैं, ये सिलेबस से। जैसे ये चार्ल्स डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज,
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से ही आप समझ गए होंगे किसी भी स्पीसीज यानी कि किसी भी जीव जंतु की ओरिजिन कैसे हो रही है, वो किस माहौल में पैदा हुआ है, किस माहौल में रह रहा है ना। तो ये किताब इससे संबंधित है। लेमार्क की है फिलॉसफिक जूलॉजी, यानी कि जूलॉजी की जो फिलॉसफी है कि जीव जंतु कैसे रहते हैं, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो गई पारिस्थितिकी से संबंधित। उसके बाद लीनियस एंड बुफो की है नेचुरल हिस्ट्री, यानी कि प्रकृति की क्या हिस्ट्री है। तो इस तरह से तो ये तीनों किताबें आप याद कर लीजिए। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, अब लेमार्क की फिलोसफिक जूलॉजी, लीनियस एवं बुफो की नेचुरल हिस्ट्री। तो ये तीनों किताबें आपको आसानी से याद भी हो जाएंगी, ज़्यादा इतनी वो भी नहीं है। आप इसके लिए कोई अपनी ट्रिक भी लगा सकते हैं। जैसे डार्विन हम लिखते हैं डी और ओ, ओरिजिन ऐसे बनता है तो डी और ओ लगभग एक से तरह से बनते हैं। तो जब डार्विन आ जाए तो डी से स्टार्ट है, तो यानी कि इसकी जो बुक होगी वो ओरिजिन वाली होगी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, है ना। ऐसे लेमार्क है, लेमार्क में आप ऐसे याद कर सकते हैं का है लास्ट में, इनके फिलोसफिक और जूलॉजिक दोनों में लास्ट में का है। इस तरह से अपनी ट्रिक लगा लीजिए जैसा भी आपको। लीनियस बुफो में नेचुरल, तो इसमें ला यहाँ पे है। इस तरह से आप लगा सकते हैं अपनी जैसी भी ट्रिक से आप इसको याद करना चाहें। इसके आगे इसकी परिभाषाएं, बहुत सी परिभाषाएं पूछ लेते हैं कि ये पर्यावरण के प्रति किसने कहा है, यानी कि या पारिस्थितिकी के लिए इस तरह की लाइन किसने कही है। तो आप सोचते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन आ गया। तो ये कुछ मैंने परिभाषाएं हैं जो मैंने ढूंढ के आपके लिए निकाली है। हैकल वही हैकल जिन्होंने इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले प्रयोग में लाए जो। तो हैकल ने क्या कहा था, चारों ओर से घिरा बाहरी संसार जो है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। वार्मिंग का आ गया, वार्मिंग ने कहा जीवों का अपने वातावरण के संबंध में अध्ययन, उनके वातावरण उनके चारों ओर कैसा है उसका अध्ययन करना, ये वार्मिंग ने कहा। फिर फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने कहा प्रजातियों का विज्ञान, कितनी प्रकार की प्रजातियां होती हैं, यानी कि उतने ही प्रकार का वातावरण हमारे यहाँ होता होगा, ये उनका व्यू रहा होगा, तभी उन्होंने ये कहा होगा कि प्रजातियों का विज्ञान। चार्ल्स एल्टन ने कहा है वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास, यानी कि जो प्रकृति है उसका इतिहास है उसको वैज्ञानिक रूप से जोड़ के उन्होंने बताया। फिर टेलर ने कहा जीवों के अपने वातावरणों से संबंध का विज्ञान, है ना। तो इस तरह से ये आप याद कर सकते हैं डेफिनेशन, और इनमें भी आप ट्रिक लगा लीजिए। कोई अक्षर किसी से, जैसे वार्मिंग का वाह है तो जीवों में वाह यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ भी आ रहा है। टेलर बहुत सारे कपड़े सिलता है तो यहाँ वातावरणों, बहुत सारे वातावरणों का करके है। इस तरह से आप अपनी ट्रिक लगा के इन्हें याद कर सकते हैं, जिससे कि कभी अगर 4 ऑप्शन आए तो आप उन्हें याद कर लो और आप आंसर, सटीक आंसर ढूंढ पाओ, है ना। तो ये तो हमने थोड़ी बात कर ली पारिस्थितिकी की, इसमें हमने बुक्स भी ले ली 3, चार्ल्स डार्विन की, लेमार्क की, लीनियस की। फिर हमने परिभाषाएं ले ली और पारिस्थितिकी को सबसे पहले किसने कहा ये भी बता दिया, हैकल ने कहा यहाँ पर। तो ये है। इसके बाद आ जाते हैं अब पारिस्थितिकी तंत्र पर। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम पर आते हैं। इकोसिस्टम इकोलॉजी का ही बड़ा रूप है। इकोलॉजी हम किसी जीव के बारे में, और इसमें क्या है, किसी क्षेत्र में बड़े क्षेत्र में उपस्थित समस्त जैविक समुदाय, पूरा सिस्टम। पहले हम इसके बारे में बात करें, फिर हम पूरी कॉलोनी के बारे में बात करें, बिल्कुल यही सिस्टम। तो ये है। फिर उसका अजैविक वातावरण से संबंध। अजैविक वातावरण का मतलब ये है कि जो जैसे जीव जंतु के अलावा और चीज़ों से संबंध जो है वो कितना मायने रखता है, ये जो संबंध है ये कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। अब इसमें ये है कि जैसे हमने पढ़ाई है या नहीं पढ़ा है तो आगे मैं पढ़ाऊँगी। जैसे होता है कि उत्पादक जो उत्पादन करते हैं, फिर उसके बाद जो उसको प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर उसके बाद तृतीय उपभोक्ता, फिर वो जब मर जाते हैं फिर उसके बाद डिकम्पोज होती हैं, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। कितनी गैस धरती में जाती है, कितनी एयर में जाती है, फिर वो कितनी फ़ायदेमंद होती है हमारे वातावरण के लिए, जीवों के लिए, पूरे तंत्र के बारे में जब हम नॉलेज प्राप्त करते हैं तो वो होता है इकोसिस्टम। और
देखो इसमें लिखा भी है कि जैविक और अजैविक जो गैस वगैरह होती हैं ये सब अजैविक में आती हैं। इनका जो हम लोग जब जब गल सड़ जाते हैं उसके बाद बहुत सारी गैसें निकलती हैं, बहुत से तत्व होते हैं वो निकलते हैं, इन सब को भी उसमें जोड़ा जाता है, कितने फ़ायदेमंद है। तो ये सब बातें जब इसमें जुड़ जाती हैं तो वो बन जाता है पूरा पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का परिचय सबसे पहले टेंसले ने दिया। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न व्यक्ति वहाँ होता है टेंसले पे और हैकल कि इकोलॉजी कभी आ जाता है इकोलॉजी, उसमें हैकल और टेंसले दोनों दिया होते हैं। अब कन्फ्यूज़ हो गए टेंसले थे कि हैकल थे। और पारिस्थितिकी तंत्र दिया हो तो भी अगर दोनों ऑप्शन है तो कभी कभी कन्फ्यूज़ जाते हैं। तो सबसे मैं इसमें एक छोटी सी ट्रिक आपको बता दे रही हूँ। जैसे अगर ये हैकल का आता है तो केवल याद करने के पर्पज़ से, अगर इकोलॉजी छोटा नाम है और इकोसिस्टम बड़ा, तो हैकल का वो जैसे हकला जाते हैं वैसे करके आप याद कर सकते हैं। मतलब केवल याद करने के लिए बता रही हूँ, तो हम छोटा नाम ले पा रहे हैं, तो इसलिए हम इकोलॉजी यानी कि इकोलॉजी हैकल, है ना। धीरे धीरे बोलना और रुक के बोलने को हकलाना कहते हैं ना, जैसे तो छोटा नाम बोल रहे हैं तो वो हैकल जी ने करा। और अगर बड़ा नाम है तो वो आसानी से हो बोला जा रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि टेंशन मत लो। टेंसले क्या कह रहे हैं, टेंशन मत लो, बड़ा नाम भी आसानी से मैं बोल सकता हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, है ना। तो आप ऐसे ऐसे करके इसे आराम से याद कर लोगे और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कभी इसे भूलोगे भी नहीं। इसके साथ एक और क्वेश्चन मुझे मिला था, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ वो है इसमें यहाँ पे कि औषधि के पिता कौन है, हिप्पोक्रेट्स। औषधि के पिता यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। तो आपको इसमें ज़रूर समझ में आया होगा। सबसे ज़रूरी बात इसमें आप ये याद कर लीजिए कि इकोलॉजी की जो ग्रीक के जो शब्द हैं इनको क्या कहते हैं, इनका अर्थ क्या है। ये हैकल ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, फिर 3 पुस्तकें ये आ जाती हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। इसके साथ साथ आगे ये परिभाषाएं हैं, फिर ये आगे दिया है कि ये पारिस्थितिक तंत्र जो है उस शब्द का प्रयोग ये बता दिया मैंने। टेंसले का टेंशन मत लो, मैं बड़ा नाम भी ले सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से ये परिभाषाएं हैं, ये आप सारी याद कर लीजिए। और फिर औषधि के पिता, ये क्वेश्चन का अगर आया तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके आगे के जो टॉपिक हैं, जो भी मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, और आशा करती हूँ कि आपको फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा थोड़ा ट्रिक की ज़रूरत है कि कहीं कंफ्यूज होते हैं आंसर क्या होगा, तो वहाँ ट्रिक भी कोशिश करूँगी कि आपको बताती रहूँ। इसके आगे का टॉपिक मैं शुरू करूँगी, और कुछ भूगोल के क्लासेस भी, भूगोल के टॉपिक्स भी मैं की जो वीडियो है वो बनाकर अपने इस चैनल पर डालूँगी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे से अच्छा करूं। और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं उसे ज़रूर फॉलो करूंगी। और मिलती हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।